हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की दूसरी किताब भारत लोक और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय तीसरा है। यहां पर हम लोग मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग मानव विकास को पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम लोगों ने क्लास 12 की जो पहली वाली किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, वहाँ पर मानव विकास के कॉन्सेप्ट को जाना था। मानव विकास के परिचय के बारे में हम आपको एक संक्षिप्त इसका इतिहास बता दे रहे हैं कि मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो समय के साथ साथ कैसे डेवलप हुआ है। आज से करीब 70 या 80 साल पहले की बात करें तो उस समय विकास का जो अर्थ था वो आर्थिक समृद्धि के अर्थ में था। अर्थात अगर किसी देश की जीडीपी उस समय ग्रो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उस देश का विकास हो रहा है। उस समय इस तरह का कॉन्सेप्ट प्रचलित था। यानी उस समय यूएसए या यूरोप के जो भी देश थे उन देशों की अगर अर्थव्यवस्थाएं तरक्की कर रही थी तो उसे विकास माना जाता था। भले उन देशों के निवासी किसी भी हालत में हों, उन देशों के निवासियों के पास उस समय खाने के लिए या फिर रोजगार के साधन ना हो, या फिर जो मूलभूत सुख सुविधाएं उनसे वंचित हों, शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं ना हो, लेकिन देश की जीडीपी अगर ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये था कि विकास हो रहा था। तो उस समय विकास का जो कॉन्सेप्ट था कुछ इस प्रकार से ही था। अब इसमें इस तरह के जो विकास में जो मानव विकास है उसकी उपेक्षा की गई थी। यहाँ पर केवल और केवल आर्थिक समृद्धि पर ही फोकस किया गया था। अब देखिए, जीडीपी ऊपर जाने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी देश में जो औद्योगिक घराने हैं अगर वो संपन्न हैं तो उनके दम पर भी जीडीपी ऊपर जा सकती है। तो औद्योगिक घराने तो संपन्न हो जाएंगे, औद्योगिक घराने तो जीडीपी को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन जो बहुसंख्यक आबादी है वो फिर भी वंचनाओं में रह जाएगी, फिर भी वो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएगी। तो इस तरह के विकास को विकास नहीं माना जाएगा। इस तरह का विकास मानव के लिए हितकारी नहीं है, मानव के लिए लाभदायी नहीं है। विकास उस तरह का होना चाहिए जिससे कि मानव का उत्कर्ष हो, मानव अपनी उन्नति कर सके, इस तरह का विकास होना चाहिए। तो समय के साथ साथ जो आर्थिक समृद्धि वाला जो विकास था इस कॉन्सेप्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। ये कहा जाने लगा कि इस तरह का विकास मानव के हित में नहीं है। विकास में हर प्रकार की जो गतिविधि है उसका केंद्र बिंदु मानव को होना चाहिए। जब तक मानव का विकास नहीं होगा तब तक विकास नहीं माना जाएगा। तो ऐसे करते करते 70 या 80 के दशक तक आते आते बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे हुए जिन्होंने नई तरीके से विकास की परिभाषा करने का प्रयास किया। तो इसी क्रम में 1990 के दशक में डॉक्टर महबूब हलक, जो कि एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने मानव विकास का पैमाना तैयार किया। तो इनके मानव विकास के पैमाने को, डॉक्टर महबूब हलक के पैमाने को बाद में यूएनडीपी ने अपना लिया और इसी पैमाने के आधार पर मानव विकास सूचकांक हर साल जारी करने लगा। तो यहाँ पर मानव विकास का परिचय बताया गया, मानव विकास की परिभाषा दी गई है कि मानव विकास जो है स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक। देखिए, मानव विकास में स्वस्थ भौतिक पर्यावरण का अधिकार आ जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्वस्थ भौतिक पर्यावरण का अधिकार शामिल किया गया है। तो मानव विकास के अंतर्गत जो आर्थिक अधिकार हैं, यानी आर्थिक अधिकार का मतलब ये है कि आपके पास जो भी अपने उपक्रम, व्यवसाय या फिर कोई कंपनी या फिर कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। सामाजिक अधिकार का मतलब ये है कि आपके संविधान में जो कुछ आपको लीगली प्रोवाइड किया गया, जो भी आपको अनुच्छेदों में अधिकार प्रदान किए गए हैं, चाहे आपके पूजा अर्चना के अधिकार हों, आपके निजी या व्यक्तिगत अधिकार हों, तो वो सब सामाजिक अधिकार में आ जाते हैं। या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप अपने विकल्पों का चयन करते हुए आप अपनी मनमर्जी से अपना लीडर चुन सकते हैं या खुद भी राजनीति में उतर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई कि मानव विकास में ये सब चीज़ें सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। यानी कि मानव विकास क्या है? मानव विकास में सभी प्रकार के जो मानव विकल्प हैं इनको शामिल करते हुए जो मानव के विकल्प हैं, विकल्पों में विस्तार करना है और उसके पास शिक्षा के अवसर हों, स्वास्थ्य सेवाएं हों और सशक्तिकरण के अवसर हों और ये सब चीज़ें शामिल हों। तो इस चीज़ को हम विकास कहेंगे। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल, बृहद शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, वैयक्तिक सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। यानी वर्तमान जो सिनेरियो चल रहा है, वर्तमान जो समय चल रहा है, उसमें विकास का मतलब ये माना जाता है कि ये सारी चीज़ें अगर उपलब्ध हैं, लोग इन सब चीज़ों से अवगत हैं, लोगों के पास ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, कंप्यूटरीकरण की सुविधा भी है, लोग औद्योगिकरण का भी लाभ उठा रहे हैं, सक्षम परिवहन प्रणाली है, संचार जाल है, उससे भी लोग परिचित हैं, या फिर जो उनकी एजुकेशन वगैरह वो भी अच्छी खासी है, लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें लोगों के विकास में सहायक हैं, लोगों का विकास करने में ये चीज़ें सहायक हैं। तो ये सब चीज़ें विकास का प्रतीक मानी जाती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और सरकार अपने निष्पादन और विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता और गम्यता के संदर्भ में मापते हैं। नहीं, वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो दुनिया के जो अधिकांश देश हैं या फिर अधिकांश व्यक्ति या समुदाय हैं,
इन सारे जो विकास की जो प्रतीक हैं या विकास की जो ये पैमाने हैं, इनके आधार पर अपना विकास मापने की कोशिश करते हैं। इस तरह का जो विकास है ये प्राय पश्चिम केंद्रित या फिर यूरोप केंद्रित विचार वाला विकास कहा जाता है। भारत जैसे देश में बहुत सारी चीज़ों की बात करनी होगी। देखिए, भारत में जाति व्यवस्था भी रही है, छुआछूत भी है, भारत में महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता है, बहुत सारी और भी यहाँ पर दिक्कतें रही हैं। तो भारत के संदर्भ में जो विकास का अर्थ होगा वो थोड़ा सा दूसरा होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि भारत जैसे उत्तर उपनिवेशी देश के लिए उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक जो असमता है इत्यादि विकास का दूसरा चेहरा दर्शाते हैं। यानी हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ करीब 200 साल तक अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ सीमांतीकरण का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो कि हाशिए पर रहे हैं, जो कि समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए, जिसमें कि दलित हैं, आपके आदिवासी समुदाय हैं जो कि हाशिए पर रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ सामाजिक जो भेदभाव हुआ है ये भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है। इन सब के अलावा जो प्रादेशिक असमता है, इन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि संसाधन संपन्न है, तो इस वजह से वो क्षेत्र जो है आर्थिक रूप से स्ट्रांग है, जबकि कुछ क्षेत्र जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर हैं। तो हमारे यहाँ प्रादेशिक असमता भी है। तो ये सब चीज़ें भी हमारे यहाँ पर विकास का जो दूसरा चेहरा प्रदर्शित करती हैं, हमारे यहाँ जो विकास है उस पर थोड़ा ब्रेक लगाती हैं। यहाँ महानगरीय केंद्रों और अन्य विकसित अंतर्वेशों के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत के जो महानगरीय केंद्र हैं और उनके भी छोटे छोटे जो एनक्लेव हैं, छोटी छोटी जो सोसाइटी हैं, वहाँ पर तो बहुत सारी सुविधाएं, जो आधुनिक सुविधाएं वो तो उपलब्ध हैं। दूसरे छोर पर जो विशाल ग्रामीण क्षेत्र हैं और नगरीय क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे झुग्गी झोपड़ियों वाले क्षेत्र हैं या फिर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अनियंत्रित आबादी बढ़ रही है, वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं की कमी है, अवसंरचना की कमी है, जो कि वहाँ की अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाली जो जातियाँ हैं या फिर भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, गरीब किसान और गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोग हैं, इत्यादि का जो बड़ा समूह है सर्वाधिक ज़्यादा हाशिए पर है। यानी कहने का मतलब ये है कि आज भी हमारे भारत में जो SC ST वाले लोग हैं या फिर जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, गरीब किसान हैं, गंदी बस्तियों में रहने वाले, जो स्लम में रहने वाले जो लोग हैं, ये सब हाशिए पर हैं। ये आज भी विकास के लाभ को उठा नहीं पाए, आज भी इनका विकास नहीं हो पाया है। विकास का एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष भी है जिसका निम्नतर मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है। इसका संबंध पर्यावरण प्रदूषण से है, जो पारिस्थितिक संकट का कारक है। देखिए, विकास में सभी प्रकार की गतिविधियों का केंद्र तो मानव को रखा गया है, और यहाँ पर मानव के अलावा यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है, जैसा कि हमने परिभाषा में जाना था कि स्वस्थ भौतिक पर्यावरण होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज के समय में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। शहरों की बात करें तो शहरों में अनियंत्रित आबादी बढ़ने से बहुत सारा पारिस्थितिक संकट क्रिएट हो रहा है, जिससे कि लोगों की जो जान वगैरह है, लोगों का जो स्वास्थ्य वगैरह है, उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में विकास की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम जो पारिस्थितिक संकट है इसको भी एक कारक मान के चलेंगे, क्योंकि पारिस्थितिक संकट प्रत्यक्ष रूप से मानव को प्रभावित कर रहा है। वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। ये वर्तमान में हम विकास का जो पैमाना मान के चलते हैं वो पाश्चात्य पैमाना मान के चल रहे हैं। पाश्चात्य जो कारक है उनके आधार पर विकास माप रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इन सब चीज़ों को नजरअंदाज कर देते हैं, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि मेन फोकस हमें इन्हीं चीज़ों पर देना चाहिए। विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने की दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है। जैसा कि हमने बताया था, मानव विकास को नापने का जो पैमाना है वो डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा दिया गया था। तो 1990 ईस्वी में UNDP ने डॉक्टर महबूब उल हक के कॉन्सेप्ट को अपना लिया और इस आधार पर पहली बार मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया। 1990 से यह संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है। 1993 ईस्वी की जो मानव विकास रिपोर्ट है, इसके अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीकरण यानी बढ़ता हुआ लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण ये मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। लोक सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, तो ये चीज़ें जो है मानव विकास की न्यूनतम दशाएं मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करता है कि विकास जो है लोगों को केंद्र में रखकर बनाया जाना चाहिए। किसी प्रकार की हम विकास की गतिविधि कर रहे हैं उसमें हम लोगों को ध्यान में रखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ जनजातीय इलाके हैं जो कि जंगलों में निवास करते हैं, तो जनजातीय लोग जंगलों में निवास करते हैं। अब सरकार कोशिश ये करे कि वहाँ पर हम कोई उपक्रम स्थापित करवा दें, वहाँ की जनजातियों को वहाँ से हटा दें। अगर सरकार ऐसा करती है तो जनजातियों के संदर्भ में वो विनाश कहलाएगा, ना कि विकास। तो विकास लोगों को केंद्र में रखकर बनाया जाना चाहिए, ना कि विकास को लोगों के बीच रखकर, जैसा कि पहले होता था। अब आगे यहाँ पर भारत में मानव विकास के बारे में बात की गई है। देखिए, मानव विकास के संदर्भ में मैंने यहाँ पर
मानव विकास सूचकांक के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो आपके सामने रखे हैं। यहाँ पर मैंने मानव विकास सूचकांक 2022 के आंकड़े रखे हैं। अगर आने वाले समय में आंकड़े परिवर्तित हो जाते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप इन आंकड़ों को अपडेट कर लेंगे। तो मानव विकास सूचकांक में 2022 में 193 देशों की रैंकिंग की गई है और इस रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो 134वां है। HDI के संयुक्त मूल्य 0.644 के साथ भारत जो है ये मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों की कैटेगरी में आता है। देखिए, भारत के संदर्भ में या जो अन्य विकासशील देशों के संबंध में जब भी हम मानव विकास सूचकांक तैयार करते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में उपनिवेशवाद भी रहा है, यहाँ पर साम्राज्यवाद भी रहा है और यहाँ पर जो नव साम्राज्यवाद है ऐसे कुछ ऐतिहासिक कारक भी रहे हैं। इसके अलावा आप जानते होंगे कि यहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हुआ है। 1947 में जो आप विभाजन हुआ था तो विभाजन के समय लाखों लोग जो मारे गए वो एक तरह का मानवाधिकारों का उल्लंघन था। इसके अलावा यहाँ पे प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर जो सामाजिक भेदभाव है, जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, इनको भी ध्यान में रखना होगा। अपराध, आतंकवाद और युद्ध जैसी जो सामाजिक समस्याएं हैं और राज्य की जो प्रगति है, यानी हमारे यहाँ पर जो हमारे भारत की शासन की प्रगति है उसको भी ध्यान रखना होगा। सरकार के स्वरूप को ध्यान में रखना होगा। सशक्तिकरण का स्तर जैसे राजनीतिक कारक हैं, इन पक्षों का विशेष महत्व है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जब भारत के संदर्भ में या फिर जो भारत जैसी अन्य जो विकासशील देश हैं इनके संबंध में जब भी बात करेंगे तो हमें ऐतिहासिक कारकों, वहाँ के जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं उन पर भी विचार करना होगा और वहाँ पर जो राजनीतिक कारक हैं उन पर भी विचार करना होगा। तभी हम वहाँ का मानव विकास सूचकांक तैयार कर सकते हैं। भारत के नीति आयोग ने भी UNDP के द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है और ये जो है 3 सूचकों पर आधारित है। यहाँ पर पहला है आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। देखिए, किसी भी देश की जो आर्थिक उपलब्धि है उस देश की सकल राष्ट्रीय उत्पादन और इसकी जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है इसके आधार पर मापी जाती है। भारत के संदर्भ में बात करें तो विगत वर्षों में जो भारत में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा जो इनकम है और जो उपभोग व्यय है, यानी जो हम लोग अपनी जो आधारभूत जरूरतें उन पर जो खर्च करते हैं वो उपभोग व्यय जो है इसमें वृद्धि हुई है। यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वर्तमान में सन 2022-23 के NSO के द्वारा जारी आंकड़े हैं। तो NSO को जो 2022-23 के जो आंकड़े हैं वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.72 लाख रुपए प्रति व्यक्ति पर एनम है। यानी कि यहाँ पर हमारे यहाँ औसत रूप से एक व्यक्ति एक साल में 1.72 लाख रुपए कमाता है। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है GDP अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो ऐसे करके पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी इस किताब में अभी भी जो आंकड़े दिए गए हैं वो 2011 की सेंसस पर आधारित हैं। तो यहाँ पर पुराने आंकड़ों के कुछ दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सन 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत था वो ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% है और शहरी क्षेत्रों में जो है 13.7% है। अगर पूरे देश में मिलाकर देखें, ये पूरे देश में जो ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्रों का प्रतिशत है उसको मिलाकर देखें तो पूरे देश में करीब 21.9% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गरीबों का जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 25% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। यहाँ पर कुछ राज्यों के बारे में बताया गया है जहाँ की आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि छत्तीसगढ़, MP, मणिपुर, ओडिशा और दादर और नागर हवेली में इनकी 30% से अधिक जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। वहीं गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इनकी जनसंख्या का 10 से लेकर 20% हिस्सा जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर उनके टोटल जनसंख्या प्रतिशत का 10% से भी कम जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे है, जैसे आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, सिक्किम, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीप और लक्षद्वीप की जो है 10% जनसंख्या जो है या इससे भी कम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। यहाँ पर गरीबी के बारे में बताया गया है। देखिए, गरीबी जो है ये वंचित रहने की अवस्था है। वंचित का सेंस ये है कि अगर व्यक्ति कोई गरीब है तो गरीब व्यक्ति अपनी जो बेसिक नीड का सामान है उसको खरीदने में असक्षम रहेगा। इसके अलावा गरीब व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पैसा चाहिए। और भी जो आरामदायक चीज़ें हैं, आरामदायक सुख सुविधाएं, उनसे भी वंचित रह जाता है। तो गरीबी जो है वंचित रहने की अवस्था है। निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की सतत स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन जीने के लिए जो आवश्यक जरूरतें हैं इनको संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ पर GDP के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किसी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP है उस देश की जीवन की जो गुणवत्ता है इसको पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है। कई बार आपने देखा होगा कि GDP तो ऊपर जा रही है,
फिर भी देश में बहुसंख्यक लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होते हैं। उन्हें जीडीपी के ऊपर जाने से कोई लाभ नहीं मिलता है। जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करें तो हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था स्टार्टिंग में, कुछ कॉर्पोरेट जो घराने हैं उनके दम पर भारत की जीडीपी ऊपर जा रही है, या फिर अन्य देशों में भी ऐसा होता है, कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां जो होती हैं उनके दम पर जीडीपी ऊपर चली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी जो बहुसंख्यक आबादी होती है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही होती है। तो इस तरह की जो बिना बेरोजगार की आर्थिक वृद्धि है और जो अनियंत्रित बेरोजगारी है, ये भारत में गरीबी के अधिक होने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। यानी हमारे यहाँ आर्थिक वृद्धि तो होती जा रही है लेकिन उससे रोजगार जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस तरह जो बिना रोजगार की जो आर्थिक वृद्धि है और अनियंत्रित बेरोजगारी जो है, ये हमारे यहाँ गरीबी अधिक होने के प्रमुख कारण हैं। सेकंड है यहाँ पर स्वस्थ जीवन के सूचक। देखिए, स्वस्थ जीवन का अर्थ तो ये होता है कि लोग रोग और पीड़ा से मुक्त हों और लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि जो जीवन प्रत्याशा है, वो भी ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ें जो स्वस्थ जीवन के सूचक माने जाते हैं। स्वस्थ जीवन के सूचक के रूप में हम लोग जो शिशु मृत्युता है इसमें कमी लाना, यानी जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है इसमें कमी लाना, माताओं में प्रजननोत्तर जो मृत्यु दर है इसको घटाना, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा जो है, ये एक स्वस्थ और लंबे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण माप हैं। यहाँ पर देखिए डेथ रेट के बारे में बात की गई है कि भारत में जो मृत्यु दर है ये 1951 में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 25.1 थी, जबकि 2015 में घटकर 6.5 प्रति 1000 हो गई है। और इसी अवधि में जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, शिशु मृत्युता दर है, वो सन 1951 में 148 प्रति 1000 बच्चों पर थी। यानी प्रति 1000 बच्चों में उस समय 148 बच्चे मर रहे थे, जो कि 2015 में घटकर जो है प्रति 1000 बच्चों पे 37 रह गए हैं। 1951 से लेकर 2015 की अवधि में जो जन्म के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जीवन प्रत्याशा थी, उसमें पुरुषों के लिए 1951 में 37.1 वर्ष, यानी कहने का मतलब ये है कि 1951 में जो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा थी वो 37.1 वर्ष थी, जो कि 2015 में बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई है। जबकि इसी अवधि में स्त्रियों के लिए जो 1951 की जीवन प्रत्याशा थी 36.2 वर्ष थी, जो कि 2015 में बढ़कर जो 70 वर्ष की वृद्धि हो गई है। देखिए, वहीं इसी अवधि के दौरान भारत ने जन्म दर को 40.8 से लेकर 20.8 तक नीचे लाकर एक अच्छा कार्य किया है, क्योंकि ये जन्म दर अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। यानी विकसित देशों से अगर तुलना करेंगे तो ये जन्म दर जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची बनी हुई है। यहाँ पर स्त्री लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात का मतलब ये है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो भारत में जो स्त्री लिंगानुपात है ये घट रहा है। वर्तमान संदर्भ की अगर बात करें तो वर्तमान में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो स्त्री लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर 947 स्त्रियाँ हैं। सभी भारतीय राज्यों में जो केरल राज्य है, केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। केरल में जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियाँ हैं, जबकि हरियाणा में जो लिंगानुपात है ये भारतीय राज्यों में सबसे कम है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 879 स्त्रियाँ हैं। भारत की जो जनगणना है 2011 की, इसके निष्कर्ष ये बताते हैं कि यहाँ पर जो 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनके लिंग अनुपात के संदर्भ में जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है इसको अगर अपवाद माने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनमें से प्रति 1000 बच्चों में, प्रति 1000 लड़कों में 972 लड़कियाँ हैं। जबकि पंजाब की बात करें, पंजाब हरियाणा में, यहाँ पर तो और ज़्यादा रेशियो कम आ जाता है। पंजाब में जो है प्रति 1000 लड़कों पर 0 से 6 आयु वर्ग के लड़कों में, तो यहाँ पर जो पंजाब में 840 लड़कियाँ हैं, जबकि हरियाणा में जो है और ज़्यादा कम है। हरियाणा में जो प्रति 1000 लड़कों पर जो है मात्र 834 लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर ये कुछ विकसित राज्य हैं, इनमें लिंगानुपात जो है प्रति 1000 बालकों की तुलना में 850 बालिकाओं से भी नीचे है। तीसरा है यहाँ पर सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि लोग भूख, गरीबी, दास्ता, जो बंधुआकरण है, बंधुआकरण का मतलब आप जानते हैं किसी को हमने पैसे दे दिए, उधार पैसे दे दिए, उससे हम लोग अपने खेतों में काम करा रहे हैं, एक तरह से बेकार करा रहे हैं, तो एक तरह का बंधुआकरण है। या अज्ञानता, निरक्षरता और किसी भी अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति जो है ये मानव विकास की कुंजी मानी जाती है। ये सामाजिक सशक्तिकरण जब होगा जब लोग अपना निर्णय स्वयं ले पाएंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, लोग अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगे, तो इस तरह लोग सामाजिक रूप से सशक्त बन पाएंगे। वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने सामर्थ्यों और विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हों और प्रतिभागिता करें। यानी हमने आपको अभी बताया था कि लोग स्वतंत्र हों, लोग अपना स्वतंत्र होकर अपने विकल्पों को चुनें, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने जो भी उद्देश्य, जो भी कार्य हैं उनको पूरा करें। ज्ञान और मुक्ति का रास्ता जो है साक्षरता से होकर जाता है। ये लोग सशक्त तब माने जाएंगे जब लोगों के पास ज्ञान हो, लोग साक्षर हों, क्योंकि लोग साक्षर होंगे तो लोग अपने अधिकारों की बात कर पाएंगे। भारत में अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो भारत में कुल साक्षरता जो है लगभग 74.04% है। यानी हमारे यहाँ 100% जनसंख्या में 74.04% लोग ऐसे हैं जो कि साक्षर हैं। इनमें पुरुषों का रेशियो ज़्यादा है, यहाँ पे पुरुष साक्षरता जो है 82.14% है, जबकि स्त्री साक्षरता जो है 65.46% है।
दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो दक्षिण भारत के जो अधिकांश राज्य हैं इनमें कुल साक्षरता और जो महिला साक्षरता है ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यानी हमारा राष्ट्रीय औसत कितना है, 74.04% का है। तो यहाँ पर जो साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वहाँ पर साक्षरता दर जो है वो हमारे राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यहाँ पर बिहार जैसे राज्य भी हैं जहाँ पर बहुत कम है। बिहार में जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है 61.80% है। वहीं केरल और मिजोरम जैसे राज्य भी हैं जिनमें साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। ये सबसे ज़्यादा भारत में साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है। केरल में साक्षरता दर जो है 94% है। केरल के बाद सेकंड नंबर पर मिजोरम आता है। मिजोरम में साक्षरता दर जो है 51.33% है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों और जो स्त्रियां जो हैं खास करके और SC ST के जो समुदाय हैं, कृषि मजदूर हैं, इनमें या फिर जो सीमांत वर्ग हैं, जो हाशिए पर रहने वाले वर्ग हैं, इनमें भी साक्षरता का रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर नोट के रूप में बताया गया है कि भारत सरकार ने देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था। यहाँ पर इसके उद्देश्य बताए गए हैं कि देश को खुले में शौच से मुक्ति कराना और नगर निगम के जो 100% ठोस कचरे का वैज्ञानिक ढंग से उचित प्रबंधन करना, घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराना, ग्रामीण भारत में घरों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए साफ ईंधन के तौर पर LPG को सुलभ कराना ताकि LPG घर घर तक पहुंच सके, जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक घर में पीने लायक जल की व्यवस्था करना। इसके अलावा जो परंपरागत ईंधन के स्रोत हैं उनको कम करके अपरंपरागत ईंधन के स्रोतों को बढ़ावा देना, जैसे कि पवन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ये स्वच्छ भारत अभियान के कुछ उद्देश्य हैं। आगे यहाँ पर जनसंख्या, पर्यावरण और विकास पर चर्चा की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व भर में जनसंख्या में एक विस्फोट देखा गया है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है। जब प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे पर्यावरणीय संकट क्रिएट होगा। तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति के बाद जो भी विकास की गतिविधियां हुई हैं उन गतिविधियों ने जनसंख्या को लाभ जरूर पहुंचाया है, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक साइड इफेक्ट पर्यावरण पर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि यद्यपि विकास ने मानव जीवन की गुणवत्ता में अनेक प्रकार से सुधार किया है, किंतु प्रादेशिक विषमताएं, सामाजिक असमानताएं, भेदभाव, वंचना, लोगों का विस्थापन, मानवाधिकारों पर आघात और मानवीय मूल्यों का विनाश और पर्यावरणीय निम्नीकरण भी इसके साथ ही बढ़ा है। यहाँ पर UNDP ने अपनी 1993 की जो मानव विकास रिपोर्ट है, इसमें विकास की अवधारणा में कुछ स्पष्ट जो पक्षपात हैं या फिर पूर्वाग्रह हैं, इनको संशोधित करने का प्रयास किया है। यानी इन्होंने ये कोशिश की है कि यहाँ पर विकास की जो अवधारणा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता बढ़े। ये लोगों की प्रतिभागिता और उनकी सुरक्षा, ये 1993 की मानव विकास रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दे थे। कहने का मतलब ये है कि विकास के नाम पर जो हम लोग अंधाधुंध रफ्तार से कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, जैसे हमने आपको उदाहरण भी दिया था कि मान लीजिए कोई जनजातीय इलाका है, वहाँ पर जंगल या वन है और जंगल या वनों को हटाकर हम वहाँ पर एक उपक्रम स्थापित करवा दें, एक बड़ी सी फैक्ट्री स्थापित करवा दें और इसको नाम दे दें कि विकास हो गया। तो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके संदर्भ में वो विकास नहीं होगा बल्कि विनाश बोला जाएगा। तो मानव विकास के केंद्र में हमें इन बातों का ध्यान भी रखना है कि यहाँ पर मानव को किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। तो यहाँ पर जो 1993 की UNDP की रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट है, इसमें लोगों की प्रतिभागिता और उनकी सुरक्षा को भी यहाँ पर शामिल किया गया था। इस मुद्दे को भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें मानव विकास की न्यूनतम दशाओं के रूप में उत्तरोत्तर लोकतंत्रीकरण और लोगों के बढ़ते सशक्तिकरण पर बल दिया गया। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है कि यहाँ पर लोकतंत्र में बढ़ोतरी, साथ ही साथ लोगों के बीच में सशक्तिकरण में वृद्धि, जैसे लोगों के खिलाफ कोई अन्याय हो तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें, इन चीज़ों में भी यहाँ पे बढ़ोतरी पर इसमें बल दिया गया था। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की दुनिया में लगभग जितने भी बड़े देश हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं जो कि आगे लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, जिनकी GDP स्ट्रांग होती जा रही है, वो देश प्रतिरक्षा पर, डिफेंस पर भी अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं। डिफेंस पे खर्च करने इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे देश में जो आधारभूत जो चीज़ें चाहिए होती हैं उन पर खर्च नहीं हो पाता है, वो हिस्सा जो है डिफेंस पे खर्च हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो शैतान ना होते, हमारे अड़ोसी पड़ोसी में जो पाकिस्तान है या फिर जो चाइना वगैरह है, ये अगर शैतान नहीं होते तो हमें डिफेंस पे बहुत बड़ा हिस्सा खर्च नहीं करना पड़ता। और डिफेंस पे जो हम हमारे भारत की GDP का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं, अगर वो हिस्सा हम अपने भारत के लोगों के लिए, यहाँ के विकास कार्यों पर लगाते तो उसका प्रतिफल हमें मिलता। लेकिन हमारी मजबूरी ये भी है कि हमें डिफेंस पे खर्चा भी करना पड़ेगा, क्योंकि सीमाएं भी सुरक्षित करनी है। तो यहाँ पर डिफेंस के रूप में भी यह बताया गया है कि नागरिक समाजों को विकसित देशों के द्वारा प्रतिरक्षा खर्चों में कटौती, सशस्त्र बलों के अपरियोजन, प्रतिरक्षा से आधारभूत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की ओर संक्रमण और विशेष रूप से निशस्त्रीकरण और नाभिकीय युद्धास्त्रों की संख्या घटाने के लिए जनमत तैयार करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो डिफेंस पर अत्यधिक जो खर्चा है, ये भी हमारे मानव विकास में एक बाधा क्रिएट करता है, क्योंकि जब हम जनसंख्या का एक बहुत बड़ा GDP का हिस्सा जो है डिफेंस पे खर्च करते हैं, तो जनसंख्या की जो आधारभूत जरूरतें हैं उन पर किया जाने वाला जो खर्च होता है वो उसमें कहीं ना कहीं कटौती हो जाती है।
तो हमें करना क्या है कि हमें ये करना है कि मानव विकास में अगर बढ़ोतरी करनी है तो हमें इन सब चीज़ों पर जो व्यय है उसमें कमी करनी होगी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर और भी लोग हुए हैं, जैसे नव माल्थसवादी हुए हैं, पर्यावरणविद हुए हैं, या फिर आमूलवादी पारिस्थितिकवादी हुए हैं। आमूलवादी का मतलब क्या है, एकदम आमूलचूल परिवर्तन के माहिती जो रहे हैं, तो वो भी कुछ ऐसे लोग हुए हैं। तो इनके अनुसार जनसंख्या और संसाधनों के बीच का जो अंतर है ये 18वीं शताब्दी के बाद में बढ़ा है। यानी जब पूरी दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति हुई है, तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो जनसंख्या और जो संसाधनों के बीच का जो डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उनका अत्यधिक तीव्र गति से दोहन किया गया। यही कारण है कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका सबसे ज्यादा क्षरण भी हुआ है। विगत 300 वर्षों में विश्व के संसाधनों में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है, जबकि जो मानव जनसंख्या है इसमें विपुल वृद्धि हुई है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बढ़ती हुई जो मानव जनसंख्या है ये प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है। इस प्रकार विकास के किसी भी क्रियाकलाप के समक्ष परम कार्य क्या है, जनसंख्या और संसाधनों के बीच समता बनाए रखना। यानी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच में एक समता बनाए रखें। सर रॉबर्ट माल्थस मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता व्यक्त करने वाले पहले विद्वान थे। यानी रॉबर्ट माल्थस ने सबसे पहली बार मानव जनसंख्या की तुलना में जो प्राकृतिक संसाधन है इनके अभाव के विषय में सबसे पहले चिंता व्यक्त की थी कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है। संसाधनों की उपलब्धता का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनका सामाजिक वितरण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन पर कुछ लोगों का एकाधिकार या स्वामित्व है, बाद बाकी जो लोग हैं उनसे वंचित हैं। जैसे देशों की बात की जाए, अफ्रीका जैसे देशों में बात की जाए, तो वहाँ पर औपनिवेशिक काल में जो उपनिवेश स्थापित किए गए थे तो वहाँ पर यूरोपीय कंट्रियों ने उन संसाधनों पर कब्जा जमा लिया था। भारत के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं, भारत के संदर्भ में भी संसाधनों के एक बड़े हिस्से पर औपनिवेशिक काल में कब्जा जमा लिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग थे उस समय संसाधनों से वंचित रह गए थे। उसके बाद फिर हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं कि भारत में जाति प्रथा भी कायम है। तो जाति प्रथा की वजह से जो उच्च जातियां हैं उनके हाथ में संसाधन ज़्यादा हैं, जबकि जो निम्न या फिर जो दलित कही जाने वाली जातियां हैं वो संसाधनों से वंचित हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि संसाधन होना ही काफ़ी नहीं है, संसाधनों का उचित ढंग से बंटवारा भी होना चाहिए। समृद्ध देशों और लोगों की संसाधनों के विशाल भंडारों तक पहुँच है, जबकि निर्धनों के संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं। यानी जो संपन्न लोग हैं उनके फेवर में संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो संसाधनों से वंचित होते जा रहे हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी ने संसाधनों के वितरण को लेकर या फिर जो प्राकृतिक संसाधन और मानव के बीच में जो संघर्ष है उसको लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनके विचार में व्यक्तिगत विद्वैधता, सामाजिक धन की न्यासधारिता का मतलब ये ट्रस्टीशिप, कि कोई हमें सामाजिक कार्य करना है और सामाजिक कार्य के लिए हमें कोई धन जुटाना है तो उसके लिए ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट में विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होने चाहिए। और अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। इनका मानना यह था कि हमें एक तो कटौती करनी है अपने खर्चों में, सामाजिक धन की न्यासधारिता करनी है, यानी जो सामाजिक कोई काम कर रहे हैं उसमें हमें ट्रस्ट बनाना है, उस ट्रस्ट में हम सभी लोगों को शामिल करें, सभी को जगह प्रदान करें। इसके अलावा अहिंसा के साथ एक व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में हम उच्चतर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, यानी हाई से हाई लक्ष्य इस उद्देश्य के साथ हम प्राप्त कर सकते हैं। इनके जो महात्मा गांधी के विचार हैं, क्लब ऑफ रोम की जो रिपोर्ट है लिमिट्स टू ग्रोथ जो कि 1972 में आई थी, शूमाकर की जो पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974, इसमें ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में जो आई है, और अंत में एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस 1993, इनमें भी इनके विचार प्रतिध्वनित हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाता है। देखिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।